आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की अक़लियतों की ज़िम्मेदारी जो है उनके मजबूत कांधों पर है। हमारी मुराद है मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी साहब से। मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, आपका इस ख़ास मुलाकात में शुक्रिया। ख़ास तौर पर हम खैर मक़दम करते हैं। मौज़ूआत बहुत हैं इस वक्त मुल्क में, पद्मावती हैं, इस वक्त मुल्क में जो है राम मंदिर इशू भी चल रहा है, उसके अलावा दीगर बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम इन पर भी आने की कोशिश करेंगे, इनको भी छेड़ेंगे। लेकिन आखिर में हम अपने इस आज की इस मुलाकात को ख़ास तौर से मरकूज़ करना चाहते हैं आपके जो वज़ारत है उसके ही ऊपर, और उसमें भी जो सबसे अहम उमूर है वो हज मामलात हैं, जो क्योंकि 15 नवंबर को आपने जब से इस हज के नई फॉर्म वगैरह की शुरुआत की है और जो 7 दिसंबर तक मरहला चलना है, तो इस बार एक नई हज पॉलिसी से लोग मुतारिफ़ हुए हैं और ये आपने बहुत इनकलाबी सा काम कर दिया है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि खैर मक़दम हो रहा है या इसमें आपने क्या ऐसा नया किया है? देखिए, कोई भी नई चीज़ बेहतरी के लिए होगी तो उसमें अलग अलग लोगों के सवाल भी आ सकते हैं, अलग अलग उसमें जो है वो रिएक्शन भी आ सकते हैं। जब हज पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी है, जब हमारे पास ये मिनिस्ट्री आई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हमारे सामने था 2012 का कि नई हज पॉलिसी बननी चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ और डायरेक्शंस थे, तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो है वो लगभग 7 महीने 8 महीने तक काम किया और सभी स्टेक होल्डर से, उलमाओं से बात करी, जो हज कमेटी हैं डिफरेंट स्टेट्स की उनसे बात करी, कॉमन लोगों से बात करी, जो और भी ज़िम्मेदार लोग हैं उन सबसे बात करी और बात करने के बाद एक रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशंस में कई रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी हैं जो जिसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है, और कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जिसको कि मिनिस्ट्री एग्ज़ामिन कर रही है। देखिए, हज जो है वो हर मुसलमान की एक तमन्ना भी होती है और हर मुसलमान एक चाहता है कि वो हज पर जाए, और हज बैतुल्लाह के लिए जो है वो उसकी जो ख्वाहिश है वो हम नहीं पूरी कर सकते, वो तो खुदा पूरा करता है। लेकिन जो है वो उसको हम आसान बनाने के सिलसिले में हम काम करते हैं। हमारे पास जब हज मिनिस्ट्री आई, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बाद, तो पिछला हज हमने कराया और हमने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। हम खुद जो है एम्बार्केशन पॉइंट्स को चेक किया, हमने खुद सऊदी अरब में जा कर के मक्के और मदीने में जो है वो जो इंतज़ामात थे उसको देखा। हमारे ऑफिसर्स वहाँ पर परमानेंट बैठे रहे और सारे इंतज़ामात को देखते रहे। इस बार जो हज 2018 होगा वो नई हज पॉलिसी के तहत होगा। अब उस नई हज पॉलिसी में क्या है? नई हज पॉलिसी में 3-4 छोटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब सरकार ने एक बंदिश लगा रखी थी कि अगर जो औरतें हज पर जाना चाहती हैं अकेले तो उनको एक महरम चाहिए। जी, ये सरकार की जानिब से था या सऊदी अरब की हुकूमत की कुछ सऊदी अरब से है? बिल्कुल रोक नहीं थी, ये कन्फ्यूज़न है लोगों को। सऊदी अरब से नहीं थी, हमारी सरकार की तरफ से थी। हम जब फार्म देते थे तो कहते नहीं, आप अकेले नहीं जा सकती। हमने जो है वो उसको एग्ज़ामिन किया और हमने उसमें कहा कि अगर किसी का मसलक, अगर किसी का सेक्ट अलाउ नहीं करता तो मत जाइए, लेकिन सरकार कोई नहीं होती कि वो रोक लगा के रखे, और हमने वो रोक हटाई। और जिसका नतीजा हुआ कि आज 2-3 दिन 4 दिन हुआ फार्म भरते हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और लगभग जो है वो 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो जो औरतें हैं उन्होंने जो है हज पे जाने के लिए दे दिया। उसमें 45 ईयर की एज है, 4 का ग्रुप रखा है कि ताकि 4 जा सकें। वहाँ पर जो मकान होते हैं वो एक मकान में 4 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, तो वो सारी चीज़ें देख करके उसको किया गया है। दीगर ममालिक में किस किस्म का वहाँ पे भी महरम की उन्होंने नहीं, कोई नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की शरिया कोर्ट ने जो है इसमें कहा कि नहीं साहब, औरतों को अकेले जाने दो। हम तो 4 का ग्रुप कह रहे हैं, उनके तो अकेले जाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम इस्लामिक ममालिक हैं जहाँ पर कि अलाउ है। कुछ मसलक ऐसे हैं जहाँ अलाउ नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है। हमारी तरफ से बैन नहीं है, हमारी तरफ से बंदिश नहीं है। जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है नहीं जाना है नहीं जाए। चलिए, तो एक अच्छी बात हो गई। एक और जो सवाल अक्सर जहन में आता है हज सब्सिडी को लेके, ऐसा महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये रियायत है उसको लेकर लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी का मौका भी मिलता है।
तो आप अगर हज सब्सिडी ख़त्म करने जा रहे हैं तो ये जो खर्च है वो कहाँ से उनको फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, हमने एक बात कही है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। अपीजमेंट का नाम जो है वो गाली लगती थी। तुष्टीकरण, जिसको देखिए साहब तुष्टीकरण कह रहा है। उसके अलावा एक हज सब्सिडी, हज सब्सिडी भी जो है वो मैं तो बचपने से बहुत सुन करके मुझे बुरा लगता था। अरे हज भी सब्सिडी क्यों दी जा रही है? उन्हीं के लिए है जो सकत रखते हों, जिनके पास लेकिन जो है वो मज़े की बात ये है, मैंने आके सबसे पहला काम किया, मैंने उसको एग्जामिन किया कि भैया है क्या ये सब्सिडी। किराया दे रहे हैं हम उनको रहने का मकान दे रहे हैं, हम उनको क्या मदद कर रहे हैं जो सब्सिडी का पर जो है वो इतनी गालियाँ खा रहे हैं हम। तो हमने पता लगाने पे पता लगा कि जो है वो 4-5 एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे हैं जी जहाँ सब्सिडी का फ़ायदा होता है, उसके अलावा मुल्क में कहीं नहीं होता। हमने उसका भी रास्ता निकाल दिया। हमने कहा कि मान लीजिए श्रीनगर है, श्रीनगर में 1,20-22 हज़ार रुपये का किराया है, ठीक है। दिल्ली में 70,000 का किराया है। हमने कहा भाई श्रीनगर का जो लोग हज करने जाना चाहते हैं वो श्रीनगर से जाएं, हमने उस पर हटाया नहीं उनको। हमने कहा 1,20,000 दे के जाना चाहती है, 1,25,000 दे के जाना चाहते हैं, जाइए, ठीक है। लेकिन आपको हम दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं, दिल्ली 70,000 वाला। ये कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। तो दिल्ली आ सकते हैं दिल्ली अपने खर्चे पर। नहीं, दिल्ली हाँ भाई, वहाँ से 2-2.5 हज़ार का फ्लाइट का टिकट होगा, तो मतलब वो आप 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आप दिल्ली से आकर ले लीजिए। आपको अलाउ कर रहा है, पहले अलाउ नहीं था। नहीं, ये तो बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले अलाउ नहीं था, अभी अलाउ किया गया है कि आप दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी जा सकते हैं। उसी तरह से बम्बई में कोई श्रीनगर वाला सिर्फ दिल्ली से जा पाएगा या किसी और जगह से भी अगर वो ऑप्ट करता है? नहीं, अभी दिक्कत आएगी। देखिए क्या, हमने नियरेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट से जोड़ने की कोशिश की है। श्रीनगर को जैसे हमने दिल्ली से जोड़ा है, हमने उसी तरह से गया को कलकत्ता से जोड़ा है, गुवाहाटी को हमने जो है कहा है कलकत्ता से आप जा सकते हैं। उसी तरह से मुंबई से आप जो है वो इंदौर का आदमी अगर इंदौर से जाना चाहे जाए तो उसमें उसको फ़ायदा, लेकिन मुंबई से जाएगा तो उसको जो है वो बहुत उसका आधा पैसा हो जाएगा उसका। इसी तरह से अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो सर एक सवाल ये उभरता है कि कश्मीर में अगर श्रीनगर से वो जा रहा है तो 1,20,000 या 70,000, ये फ़र्क क्या इस वजह से है हवाई कंपनी का खर्च ज़्यादा होता है? नहीं, क्या होता है कि श्रीनगर से और जद्दा तक का मान लीजिए छोटा जहाज़ जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है। वाइड बॉडी जहाज़, जिसे बड़े जहाज़ को कहते हैं, बड़ा जहाज़ मुंबई से जाएगा, दिल्ली से जाएगा, जयपुर से, वहाँ का रनवे इस लायक नहीं है कि बड़े जहाज़ों को उतारा जा सके। नहीं बढ़ा, तो उससे क्या है, किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गया है जैसे, अब गया से छोटा जहाज़ जाएगा, ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। और गया से जो जहाज़ जाएगा वो सीधे नहीं ले जाता जद्दा, वो जो है वो वहाँ से ले जाएगा कलकत्ता में रोकेगा, रोकने के बाद फिर वहाँ से तेल भरेगा, तेल भर के ले जाएगा। वो सारे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से किराया जो है वो डबल हो जाता है। अब होता क्या था कि पहले जो है वो जैसे अभी सभी लोगों का होता है ना कि सब राजधानी रोको हमारे इलाके में, ये ट्रेन रोक दो, तो वैसे ही होता था कि जिसको है भाई खड़ा हुआ है, उनका नहीं साहब हमारे इलाके में भी एम्बार्केशन पॉइंट बनना चाहिए, हमारे इलाके से भी जो है हज की वो होना चाहिए। तो वो बनता गया और आज 21 हो गया है। तो अभी आप एम्बार्केशन पॉइंट खत्म नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं खत्म कर रहे हैं। अच्छा, हम इसी पर नाज़रीन बात करेंगे ये, क्योंकि ये देखिए बहुत नई बात सामने उभर कर आई है कि अगर 70,000 रुपये का फ़ायदा होता है किसी ज़ायर को जो हज की ज़ियारत करने जाना चाहता है, हज पर जाना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमको इसमें ये भी हम लौट कर आते हैं, वक्फे में जा रहे हैं, लेकिन जब हम लौट कर आएंगे इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और इसमें और भी बहुत से पहलू हैं जिसमें पानी के जहाज़ से भी हज का जो मौका है उसके पर भी बात करेंगे। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, हमारे साथ हैं। ख़ास मुलाकात में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, हम अभी वही उसी किराए पर बात कर रहे थे। एक बात ये कही जाती रही है कि जो हज सब्सिडी है, अगर हम जो बहुत सारी हवाई कंपनियां हैं
उनको अगर टेंडरिंग में आने का मौका दें तो उसमें ये किराया खुद ब खुद कम हो सकता है। हम क्योंकि एयर इंडिया को ही रखते हैं तो इस वजह से हमारे साथ ये नहीं, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हवाई कंपनियां हैं उनकी टेंडरिंग हो, क्योंकि हम ग्लोबल टेंडर तो कर नहीं सकते। एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि हम जो हमारे इंडिया की कंपनीज़ हैं उनको ही हम एंटरटेन करेंगे। तो इंडिया में बहुत ही उनके भी जो ज़वाबित हैं वो कुछ हज को लेके कुछ अलग किस्म के होंगे और हमारे नहीं, अभी उसको हमने थोड़ा सा चूड़ी कसी है। और देखिए पिछली बार क्या हुआ कि एक भी हमने सारी कंपनियों को बोल दिया था कि भैया देखो एक बात समझ लो, एक चीज़ माफ़ नहीं है कि आप फ़्लाइट जो कैंसिल कर देते हो, फ़्लाइट की आप रीशेड्यूलिंग कर देते हो, कहते हो जी जो हाजी जाना चाहते हैं उनको आप जो है वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हो। हमने कहा ये परेशानियां हुई हैं, लेकिन इस बार एक भी फ़्लाइट को रीशेड्यूल नहीं हुई, कोई फ़्लाइट रीशेड्यूल नहीं हुई, सब टाइम से गई और टाइम से वहाँ से आई। तो इसलिए जो कैंसिल नहीं हुई। और क्योंकि एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया से एक अरेंजमेंट है कि 50% जो है वो जो यहाँ से जो लोग हज के जाना चाहते हैं जाते हैं उनको 50% सऊदी अरब को दिया जाता है, सऊदी अरब एयरलाइंस को, और 50% से इंडियन एयरलाइंसेस जा सकती हैं। अच्छा सर, आपने एक और नई शुरुआत की है पानी के जहाज़ को लेकर, वो 2018 से शुरू हो जाएगा? नहीं, 2018 से तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट से अभी इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। अच्छा सर, एक यूँ तो आपने आपकी हज पॉलिसी को लेकर अगर हम देखें तो एक बड़ी सतह पर इसका खैर मकदम हुआ है, लेकिन एक कैटेगरी बी जो 4 बार जो लोग नाकाम हो चुके होते हैं उनका नाम नहीं आता है, तो उनको एक ये मौका दिया जाता था कि अगर वो 5वीं बार अप्लाई कर रहे हैं हज के लिए तो उनको वो मिल जाता था। तो यहाँ पर लोग जो है, आपने शायद इस कैटेगरी बी को ख़त्म किया है, उसकी थोड़ी मुखालफत हो रही है। मैं बताता हूँ क्या है कि कई स्टेट ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, 3 या 4 स्टेट, 2 या 3 स्टेट हैं सिर्फ, ज़्यादा स्टेट भी नहीं है इसमें, जहाँ से नए लोग हज पे जा ही नहीं पा रहे थे पिछले 6-7 सालों से। क्या हो रहा था कि साहब हमने ये हमारा चौथी बार है, ऑटोमेटिक हमारा हो गया, तो नया आदमी जो भर रहा है वो बेचारा जा ही नहीं पा रहा है। अच्छा, कुछ उसमें और भी चक्कर चल रहा था कि साहब लाइन लगाए रहो, तो वो पूरी तरह से ब्लॉक रहता था। तो हमने जो है वो जो 70 साल के लोग हैं उनको हमने रिजर्वेशन दिया है। हमने कहा जो लोग जिनकी उम्र 70 साल है, हो गई है, प्लस हो गए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी है, उनका रिजर्वेशन है, वो जाए, चाहे उन्होंने 4 बार अप्लाई किया नहीं, एक बार भी किया हो, पहली बार किया हो, पहली बार जाएंगे। और इससे जो है जो नए लोग हैं जो हज पे जाना चाहते हैं उनको चांस मिलेगा। एक सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी होते हैं और एक सरकारी तौर पर जाते हैं, तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को और इनके बीच में कुछ जो फ़र्क है वो कहीं बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, कोई देखिए क्या है, जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो कोई बहुत फ़र्क नहीं रहेगा, चाहे प्राइवेट टूर ऑपरेटर से कोई जाए और चाहे जो है वो हज कमेटी से जाए। लेकिन जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का एक जो 2012 का जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का रोल बढ़ा दीजिए। ऑर्डर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और साथ ही कहा है कि उनका कोटा ही बढ़ा दिए। उस पर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी हैं, उस पर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब इस बार उसे लागू करेंगे, अगली बार करेंगे, वो देख रही मिनिस्ट्री क्या करना है। लेकिन बहुत जल्दी शुरुआत नहीं कर दी फॉर्म वगैरह, इस फॉर्म को लेके भी मैं बात करूँगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं शुरू हुआ। अभी तक तो लोग कहते थे कि बड़ा देर में होता है। अरे भाई, जल्दी होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही हैं। बिल्कुल। हमने 3 महीने पहले, एक तरह से अगर आप पहले दिनों को देखिए तो आज अब 3 महीने पहले हमने शुरू कर दिया। अब हमें जो है वहाँ पे मकान भी इजीली मिल जाएगा, हम जो है एयर चार्टर भी जो है वो प्रोसेस जल्दी कर सकेंगे। पिछली बार भी हमने 1 महीने पहले किया था, तो उसका नतीजा हुआ कि सारी चीज़ें स्मूथ हुई। और इसमें जल्दी और देर का सवाल ही नहीं पैदा होता भैया। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने कर दिया, उसके अलावा जो है हमने कह दिया कि भाई अभी फ़िलहाल ऑफलाइन भी भरना चाहो तो भरो, और उसका जो नतीजा है कि टाइमली लोग अपनी एप्लीकेशन मारा धार भी नहीं हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग है वो बंद हुई है। हमारे नाज़रीन नीचे स्क्रॉल में भी हम लगातार चला रहे हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, हज मोबाइल ऐप भी है और मोबाइल ऐप भी है। लेकिन सर जो हमारे यहाँ जिस किस्म का माहौल है, लोग इन सब चीज़ों से जो आदी नहीं है, जिन तक इसकी पहुँच नहीं है,
तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की वजह से मायूस हुए थे और कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी कि फॉर्म हमें दस्तयाब हो जाए। आपको मालूम है ना जी कि एक फार्म भरने पर 1,000 रुपये से लेकर के और 5-5 हज़ार रुपये तक बेचारे हाजी को देना पड़ता था। और वो शहर कचहरी जाता था और वहाँ पर एक ग्रुप बैठता था कि चलो रुक जाओ भाई, तुम्हारा फार्म भरेंगे, 1,000 लगेगा। जितनी देर होती तो उतना रेट बढ़ता जाता था। ऑनलाइन जो किया है, आज हर घर में बच्चा स्मार्टफोन लिए हुए है, व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है। कौन कौन गांव ऐसा बचा हुआ है जहाँ पे नहीं है? जहाँ नहीं है उसके लिए हमने ऑफलाइन भी फार्म का अवेलेबल है, वहाँ पे भी फार्म है। कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वो हज कमेटी से, हज कमेटी जो स्टेट की हज कमेटी है वहाँ पे अवेलेबल है। ऑफलाइन खत्म नहीं किया। आगे बढ़ाएंगे क्या ये? अभी 7 दिसंबर तक है, देखते हैं। आपके पास कुछ ऐसी खबरें हैं कि रिपोर्ट्स आई हैं कि कितने लोगों ने अब तक फॉर्म भरा है? अभी तक जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने फार्म ऑनलाइन भरा है और 3,500 जो है ऑफलाइन। आप देखिए कितना, आप लोग कहते हैं नहीं कैसे पता होगा। अब जो है इतनी बड़ी तादाद में, यानी 90% लोग ऑनलाइन भर रहे हैं और 10% लोग ऑफलाइन भर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो हम मुल्क के जो हालिया हालात हैं उसके तनाजुर में कुछ बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मोहतरम मुख्तार अब्बास नक़वी साहब। हमारे साथ ख़ास मुलाकात में इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मोहतरम मुख्तार अब्बास नक़वी साहब। नक़वी साहब, हम आपसे हालिया जो वाक़यात हैं उनकी तरफ बात करें उससे पहले मेरे जहन में आ गया जो कि एक हुनर हाट जो है वो बहुत कामयाब रहा। हमें याद है जब आपने ये इधर लगाया था बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, और वहाँ पर बहुत भीड़ आई थी और आपने जगह जगह के खाने और वो सारी चीज़ें की थी। अब आपने ये तिजारती मेला जो है बैनुल-अक़वामी, वहाँ पर भी इसको लगाया है, वहाँ कैसा इसका रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए क्या है, जो हुनर है, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, ये मुसलमानों में या अल्पसंख्यकों में बहुत है। उनको मौका नहीं मिलता था, और जो उनकी फैमिली के जो सबसे पुराने लोग होते थे वो आखिरी जो है वो कोई बरास का काम करने वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला या कोई जूट का काम, वो सोचते थे कि बस हो गया, ये आखिरी मुग़ल हैं, अब इसके बाद तो कोई करेगा नहीं। हमने कहा कि इनको क्यों नहीं हम मौका मार्केट देते, इनके हुनर को हम क्यों नहीं हौसला देते। तो हमने जो है वो शुरू किया, 1 साल हुआ अभी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग 1.25 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट पा गए हैं इससे। अब जैसे कि मान लीजिए हमने अभी इस वक्त जो है वो 200 लोगों को स्टॉल दिया, फ्री स्टॉल देते हैं, TADA देते हैं उनको, जो है वो आने जाने का जो खर्च वगैरह है वो देते हैं, और प्लस जो है वो पर डे हम कुछ और भी देते हैं उनको। और वो लोग लाखों रुपए की सेल भी करते हैं और लाखों रुपए का ऑर्डर भी लेते हैं, और यहाँ से जाने के बाद वो 4 महीने 5 महीने वो नहीं अकेले, बल्कि उनके साथ सैकड़ों लोग मिल करके आगे का जो है वो अपना सामान बनाने में लग जाते हैं। सर, इसी पे एक और बात आती है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। जब आप हुनर की बात करते हैं तो बहुत सी जो स्किल्स हैं, बहुत से हुनर हैं, लोग जैसे हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो छोटे छोटे जो स्किल्स हमारी अपने ख़ानदान में चल रहे थे वो छूट जाते हैं। हाँ, सही है। तो वो जबकि हमारी एक नेचुरल हमारे अंदर एक एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, तो कुछ उसके लिए देखिए, हमने गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सीखो कमाओ है हमारा, और सीखो कमाओ गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमने थोड़ा सा दायरा बढ़ाया है, और दायरा बढ़ाने का नतीजा ये हुआ है कि अलग अलग जगहों पे इसके प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसमें हमने 75% रोज़गार की बात करी है कि जो भी स्किल कराएगा वो 75% रोज़गार उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही जो है हम सेंट्रल स्कूल, हमारा ये कोशिश है कि हर माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके में एक सेंट्रल स्कूल खुले, और सेंट्रल स्कूल के लोगों ने कहा कि साहब ये तो पहले कभी कोई बात ही नहीं करने आया हमसे, ये तो बहुत बड़ा, हम लोग डरते थे, क्योंकि जो खासतौर से मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे तालीम को लेकर बहुत बिल्कुल परेशानी है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। अगर आप ये वहाँ पे सेंट्रल स्कूल देंगे तो बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है, इस बार हमने तो थोड़ा स्कॉलरशिप की ठीक से पब्लिसिटी की, ओपन किया, उसका नतीजा हुआ कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के ऑनलाइन, जो एक मैजिस्ट्रेट की शर्त है वो कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर करती है। हमने वो हटा दिया, सब हटा दिया है। 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये अच्छी बात है।
बेगम हजरत महल में अब तक 2.5 लाख लोगों लड़कियों ने अप्लाई किया है अलग से, उसमें भी लड़की हैं, उसमें भी 30-35% लड़कियां हैं जो हम कहा करते थे कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री स्कीम चला रही है उसके बारे में लोगों को खबर नहीं हो पाती अब तो देखिए ना, अब तो मैं उसकी जो है वो टेलीविज़न पर भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट आता है, अखबारों में भी आता है। मैं जो है वो महीने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है खुद ही घूमता रहता हूँ। जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको किसी तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि नहीं, उनको बताना चाहिए। खुतबों वगैरह में, जुमे के खुतबों में अगर ऐलान करवाया जाए तो क्या आपको नहीं लगता? मैं बिल्कुल ठीक, आपका बहुत अच्छा मशवरा है, हम भी बात करेंगे। क्योंकि जैसे पोलियो के लिए हुकूमतों ने इस तरह इस्तेमाल किया, मजहब मैं करूँगा इसमें करूँगा कि कैसे जो है वो रोज़गार मिल सकता है, उनको अवेयर किया जाए, एजुकेशन कैसे हो सकती है उसके लिए अवेयरनेस हो। मस्जिदों के इमाम इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बात करूँगा, अगर वो तैयार हो। नहीं, बात करेंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे। अगर कौम वो खुद चाहेंगे कि जो है वो कौम जो है वो उसका एम्पावरमेंट हो। चलिए सर, अब बस आखिर में, क्योंकि हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए, मैं बहुत मुख्तसर ही चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ आपसे कुछ लफ्ज़ बोलूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में अपनी राय दें और अपनी हुकूमत की राय दें, ये और आपकी पार्टी का जो स्टैंड है। पद्मावती न इसमें मेरी कोई राय है ना बेराय है। जो इसमें हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। नहीं, गुजरात इंतखाबात, देखिए गुजरात में जो है वो जो बीजेपी है वो बहुत लंबे टाइम से सरकार में है, और जब भी चुनाव होता है गुजरात का बहुत हाई पिच पे होता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के सदर बनेंगे। देखिए कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पे है इस वक्त, और राहुल गांधी एक्सीलेटर पे है। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि उनसे उम्मीदें बहुत है। सामंती सियासत और करप्शन की विरासत, कोई ताजपोशी होगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले को लेकर पिछले दिनों श्री ने भी काफ़ी दौड़ भाग की। वसीम रिजवी साहब जो शिया वक्फ बोर्ड के सरबराह हैं, उन्होंने की तरफ से भी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। मैटर कोर्ट में है, 5 तारीख से डे टू डे उसकी सुनवाई होगी, एंड मुझे लगता है कि कोर्ट उसका डिसीजन करेगा। और जो रियल पार्टीज़ हैं, एक्चुअल पार्टीज़ हैं, वो अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ भैया, आप कौन होते हैं कि मैं भी खड़ा हो जाऊँ वहाँ पे, तो रियल पार्टीज़ आपस में बात करें। जो कोर्ट में ऑलरेडी इतनी दिनों से लड़ रही हैं वो बात करें, तो उसमें क्या समाधान होता है वो जाने। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट से ही उसका समाधान होगा, उसके अलावा और चीज़ों का टाइम निकल चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर बाहर से बहुत अच्छी खबरें आई हैं, चाहे मोदी का मामला रहा हो या अभी रेटिंग्स रही हैं उसको लेकर। तो आइंदा 2 बरस जो है मुल्क के आवाम ये उम्मीद रखें कि उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि अगर हम किसी मजबूत बुनियाद पर खड़े हुए हैं तो वो उम्मीद रखें कि आइंदा बजट में देखिए नरेंद्र मोदी जी जिस जुनून और जज्बे के साथ बिना रुके हुए, बिना थके हुए मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री देश को मिला है। तमाम आरोपों के बाद, तमाम दिक्कतों के बाद जब सरकार मिली तो तमाम करप्शन के कूड़े थे चारों तरफ, उसको सफ़ा करना, उसके बाद देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना, दुनिया की सोच और दुनिया का नज़रिया मुल्क के लिए बदलना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मानता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसका इशू नहीं रह गया है, अब ये मुल्क का इशू है। और इसलिए मैं तो नरेंद्र मोदी जी की सोच को एक शेर में कहूँगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी से यहाँ समुंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो जुनून है इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा, और निकलना शुरू हुआ है। आज चाहे मूडी हो, चाहे और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हो, कह रही हैं कि जो रिफॉर्म हो रहा है, जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है और जो ट्रांसफार्म कर रही है, वो अद्भुत है। चलिए खैर, बस बिल्कुल आखिरी सवाल, जो गौ रक्षक वगैरह को लेके काफ़ी बातें होती हैं, उस पर आपका क्या अभिप्राय? देखिए मुझे लगता है कि कुछ लोग जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस पर अपना डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को शिकस्त मिले, ऐसे लोग आइसोलेट हों, ये समाज के सभी हिस्सों की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ सरकार भी काम कर रही है। आखिरी पैगाम मुल्क की अक़लियतों के लिए आपका क्या है?
अब मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ, इससे पहले भी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हुआ करते थे, पार्ट टाइम काम होता था। ठीक है यार, इनको जो है वो थोड़ा सा बता दो, उर्दू के बारे में कर लो, थोड़ा सा जो है वो बाबरी मस्जिद पे फंसा के रखो, पर्सनल लॉ पे फंसा के रखो, कुछ और इस तरह के जज्बाती मुद्दों फंसा के रखो, इनके रोज़गार का है, एजुकेशन का, इस पर छोड़ो। हमने नहीं, हमने आते ही सबसे पहला काम किया कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इसीलिए डेवलपमेंट विद डिग्निटी, ये इनका हक है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और इस हक को हमें देना हमारा जो है वो धर्म है। मैं मानता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हिंदुस्तान से खूबसूरत, हिंदुस्तान से सिक्योर्ड जगह उनके लिए नहीं है, और हिंदुस्तान में उनके आगे बढ़ने के, उनकी तरक्की करने के तमाम रास्ते खुले हुए हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी मुल्क में जो है वो जो बराबरी की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट विद डिग्निटी की बात करते हैं, उसका एहसास लोगों को होगा। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बात पर हम आज इस गुफ्तगू को इख्तिताम पसीर करने जा रहे हैं कि लोगों को उनका हक़ मिलेगा और लोगों को वही मसावात और वो बराबरी के जो हुकूक़ हैं वो हासिल होंगे, ख़ास तौर से अक़लियतों को। और जो उन्होंने शेर अमीर क़ज़लबाश साहब का पढ़ ही दिया है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, और हम इस नूर को निकलता हुआ ज़रूर देखना चाहेंगे अगले 2 बरसों में। आज के लिए बस इतना ही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ETV उर्दू से बात करने के लिए। थैंक यू।